71 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब न्यूट्रॉन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ही है। उसकी एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर हम अप्रॉक्सीमेट 300 केल्विन मान लेते हैं, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं रूम टेम्परेचर, 300 केल्विन मान लेते हैं, ठीक। तो उसकी जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/2 kT। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप 3/2 kT लिखो, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डालो, टेम्परेचर डालो, सब कुछ सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आपका आएगा जूल में। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर देना, तो आंसर जो जूल में की जगह वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 आइसोबार्स ऑलवेज हैव द सेम मास नंबर। आइसोबार का मतलब मास नंबर, आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, और आइसोटोन्स का मतलब सेम उनका डिफरेंस, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 2 आइसोबार ऑलवेज हैज द सेम मास नंबर, बिल्कुल सही है। 2 आइसोटोप्स ऑलवेज हैज द सेम मास नंबर, गलत है। 2 आइसोटोन्स ऑलवेज हैज द सेम मास नंबर, ये भी गलत है। 2 आइसोबार्स ऑलवेज हैज द सेम एटॉमिक नंबर, ये भी गलत है, ठीक है। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, ए पार्ट। A neutron is emitted from a nucleus. How many alpha beta particle must be emitted from the nucleus to convert into? ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और बना लेते हैं, ये x है 90 और ये 233। इसमें से पहले एक न्यूट्रॉन बाहर करते हैं, तो 0n1 होता है न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन बाहर करेंगे तो ये जो भी बनेगा, z मान लिया, नाम रख देता हूँ मैं उसका, तो ये जाएगा 232, ठीक है, 232, और ये हो जाएगा आपका 90, ठीक। अब इसमें से अगर आपको बीटा पार्टिकल निकालने हैं और पूछ रहे हैं कितने बीटा पार्टिकल निकालें ताकि ये Y92 233 में कन्वर्ट हो जाए, तो जब आप बीटा पार्टिकल निकालोगे -1 बीटा 0, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, Z सेम हो सकता है, Z में ये कन्वर्ट करके 92 ला सकते हो। कितने? 2 बीटा पार्टिकल अगर हम निकालेंगे तो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 92 हो जाएगा। तो 2 बीटा पार्टिकल निकालने से Z तो आपका 92 आ जाएगा, लेकिन A जो है वो 233 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये न्यूट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस, तो ये थोड़ा, ये न्यूट्रॉन नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रॉन वगैरह कुछ भी एमिट नहीं किया गया। और क्वेश्चन सिंपल ये होना चाहिए कि x 90 233 है, इसमें से कितने बीटा पार्टिकल्स हम एमिट करें ताकि जो न्यूक्लियस है वो Y92 233 में कन्वर्ट हो जाए, और इसका आंसर बनेगा 2 बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें करेक्शन कर लेना, वो न्यूट्रॉन वो यूजलेस है। ये आपको एक सीक्वेंस दिया है और उसमें पूछ रहे हैं क्या क्या निकल रहा होगा। तो पहला जो है वो A सेम रहा है और Z 1 से बन गया, तो यहाँ नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा। फिर यहाँ से यहाँ में अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा, क्योंकि मास नंबर में 4 की कमी आई है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई है, ठीक। और यहाँ से हमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ गामा रेडिएशन निकल रहा होगा। तो पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा, बीटा अल्फा गामा, डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। द डिके कॉन्स्टेंट फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, डिके कांस्टेंट आपको दिया है और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन ए मिलीग्राम ऑफ प्योर कोबाल्ट 57। 1 मिलीग्राम कोबाल्ट 57 में कितना रेट, क्या रेट ऑफ डिके होगा, ये पूछ रहे हैं। तो अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसके पता हो आपको कितने हैं, तो जो रेट ऑफ डिके होता है -dn/dt वो आपका लैम्डा n के बराबर होता है, ठीक। तो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे उसको, तो कितना है आपके पास? 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ ग्राम। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो इसका मास नंबर है 57, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। 57 ग्राम जो होगा वो एटॉमिक मास होगा इसका, और इसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे 1 मिलीग्राम कोबाल्ट 57 में। तो अगर अब हमें रेट ऑफ डिके चाहिए -dn/dt, तो बस लैम्डा इंटू n कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा। लैम्डा कितना है? लैम्डा है 3 × 10⁻⁻8, और इंटू n से इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ अपॉन 57 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
थोड़ा पार्स का देख लेते हैं, बाकी 3 तो सब में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्स देखते हैं कितना आने वाली है। तो ये -3 ये है और -8 ये है, तो यहाँ पे ये हो गई -11 और +23 तो हो जाएगी +12 और अगर हम ये 50 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो अगर हम यहाँ से हटा दें, +12 हटा दें तो +11 आ जाएगी, ठीक। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी पार्ट, अप्रोक्सीमेट बी पार्ट। हाफ लाइफ आपको रेडियम की दी हुई है 1620 ईयर्स एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 226 kg पर किलोमोल, ठीक है। 226 kg पर किलोमोल यानी 226 ग्राम पर मोल, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स दैट विल डिके इन 1 ग्राम सैंपल पर सेकेंड, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें तो क्या है, हाफ लाइफ दी हुई, तो हाफ लाइफ से हम लैम्डा निकालेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ से हम क्या निकालेंगे, लैम्डा। तो हाफ लाइफ होता है ln2 बाई लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, आप अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो 0.7 ले सकते हो, 0.7 बाई लैम्डा। तो पहली बात तो ये हाफ लाइफ डालना है और यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है। और लैम्डा ईयर्स में मत निकालना, लैम्डा आप निकालना सेकेंड्स में, क्योंकि आपको रेट ऑफ डिके पूछा गया और ऐसा यूनिट में डालेंगे। और जो रेट ऑफ डिके होता है -dn/dt वो आपका होता है लैम्डा इंटू एन। तो लैम्डा तो आप पहली इक्वेशन से निकाल लोगे और एन कहाँ से निकालोगे, तो एन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ग्राम सैंपल है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, डिवाइडेड बाई 226, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। 1 ग्राम जो था वो सैंपल था, इसका 226 ग्राम जो है वो इसका एटॉमिक मास है, उसको हमने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक। तो एन की वैल्यू पता लगी, लैम्डा की वैल्यू ऊपर से पता लग जाएगी, दोनों को आराम से आप मल्टीप्लाई करो और आपको एक आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन तो जो जाएगी वो जाएगी। ये पेरेंट न्यूक्लियस है P और एटॉमिक नंबर है N और मास नंबर है M, और ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है अल्फा डिके से। तो सिंपल सी बात है, अल्फा डिके अगर हो रहा है तो M में 4 की कमी आ जाएगी, N में 2 की कमी आ जाएगी। तो ये जो D है उसमें M-4 होगा ऊपर और N-2 होगा नीचे, M-4 N-2। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If the binding energy of deuteron is 2.26 million electron volt, its mass defect in atomic mass unit पूछ रहे हैं कितना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको दी है, मास डिफेक्ट पूछ रहे हैं। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है मास डिफेक्ट इनटू 931.5। तो बस यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी डालनी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है MEV, और यहाँ पे 931 से इसको डिवाइड कर देना और आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। और एटॉमिक मास यूनिट में ही मास डिफेक्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें 2 जो न्यूक्लियाई वो फ्यूज करके हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। पहली रिएक्शन बिल्कुल फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज नॉर्मली फिशनेबल, ठीक है। तो यूरेनियम 235 जो होता है वो आराम से टूट जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी को यूज़ करते हैं 92-235 को, ठीक है। और भी कोई हो सकता है बट यहाँ पे ये मुझे पता है कि इसका तो टूटता ही टूटता है। इसमें एक हम न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं और ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, आराम से टूट जाता है। डिके कांस्टेंट आपको दिया, हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, सीधे आंसर हो जाएगा हाफ लाइफ की जो वैल्यू होती है वो होती है ln2 अपॉन डिके कांस्टेंट। तो अगर डिके कांस्टेंट आप पर ईयर में डालोगे तो हाफ लाइफ भी आपकी पर ईयर में ही आएगी, और ln2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 0.7 यूज कर सकते हो। ट्वेंटी ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू 10 ग्राम्स इन 4 मिनट। 20 ग्राम से 10 ग्राम हो गया 4 मिनट में, आधा हो गया, तो इसका मतलब 4 मिनट ही हाफ लाइफ होगी। इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो 4 मिनट होगी। देन इन व्हाट टाइम विल 80 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 10 ग्राम। 80 ग्राम से 10 ग्राम, तो 80 ग्राम से 40 ग्राम एक हाफ लाइफ, 40 ग्राम से 20 ग्राम दूसरी हाफ लाइफ, 20 ग्राम से 10 ग्राम तीसरी हाफ लाइफ, तो 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। तो 3 × 4 12 मिनट का खेल है ये। बोरॉन हैज़ 2 isotopes, बोरॉन 10, बोरॉन 11।
इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81, तो रेशियो पूछ रहे हैं कितना रेशियो होगा इसमें, ठीक है। तो मान लिया रेशियो जो है वो x:y का रेशियो है दोनों में, ठीक। तो एवरेज जो वेट होता है, एवरेज मॉलिकुलर वेट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x×m1 प्लस y×m2 अपॉन x प्लस वाई, और हमें x और y का ही रेशियो निकालना है। सारी वैल्यू डालते हैं। एवरेज है 10.81, तो x×10 कहेंगे, उसका 10 है मॉलिकुलर वेट बोरॉन 10 वाले का, प्लस y×11 करेंगे अपॉन x प्लस वाई। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10.81 तो x बनेगा, इसी तरह से 10.81 y बनेगा, और इज इक्वल टू ये सामने होगा 10x प्लस 11y, ठीक। तो ऐसा करते हैं, x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं। तो इसमें से 10.81 में से 10 माइनस करेंगे तो 0.81x आ जाएगा, और 11 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.19y आ जाएगा। तो x अपॉन वाई का ही रेशियो पूछा था, तो x अपॉन वाई का रेशियो 19/81 आ जाएगा। तो ये रेशियो होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एन एलिमेंट ए डिकेज टू एन एलिमेंट सी बाई टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। एक एलिमेंट है ए, वो बी में डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, फिर बी सी में डिके हो रहा है और 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं ए और सी, ए और बी के बारे में, तो बना लेते हैं कौन आइसोटोप है कौन आइसोबार, अभी पता लग जाएगा। ये ए है, ए का एक्स, ए का ये जेड मानते हैं, और वो ए जेड और ए को ए ही कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये बी में कन्वर्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल एमिट करके, तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो यहाँ z-2 हो जाएगा और यहाँ a-4 हो जाएगा। उसके बाद ये सी में कन्वर्ट हो रहा है 2 बीटा पार्टिकल एमिट करके, जब ये 2 बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो यहाँ पे z में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो z-2 में +2 करोगे तो z ही बचेगा, सिर्फ z बचेगा, और ऊपर तो a-4 ही रहेगा। अब आप देख लो कौन आइसोटोप है कौन क्या है। तो यहाँ से पता लग रहा है ए और सी जो है उनके z सेम है, इसका मतलब ए और सी आइसोटोप्स हो गए। सो योर आंसर इज ए पार्ट। बाकी ना कोई आइसोबार है ना कोई आइसोटोन्स है इसमें। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लिथियम है और वो उसमें प्रोटॉन के साथ उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और 2 हीलियम के न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लिख लेते हैं, लिथियम है 7 प्लस हाइड्रोजन 1 वाला है, और इससे मिलके 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं हीलियम के, और बाइंडिंग एनर्जी आपको दी है। बाइंडिंग एनर्जी लिथियम की दी है पर न्यूक्लियन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिथियम की कितनी हो जाएगी 7 × 5.60। प्रोटॉन तो अकेला है तो उसमें तो कोई दूसरा एलिमेंट दूसरा न्यूक्लियन है ही नहीं, तो वो उसकी तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ होगी नहीं, 0। अब इसमें कितनी हो जाएगी, तो पर न्यूक्लियन तो है 7.60 और न्यूक्लियंस कितने हैं 4, और ऐसे 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं तो टोटल 8 हो जाएंगे, 8 × 7.06। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी रिएक्टेंट की, ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी प्रोडक्ट की। क्लियर। अब रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहे हैं कि कितनी क्यू वैल्यू होगी, किसमें कितनी, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, तो 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 7.06 मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस रिएक्टेंट की कितनी आ रही है 7 × 5.60, और इसको सॉल्व करके आपको इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछ रहे हैं। तो रेडियस जो होती है वो उसका फॉर्मूला जो होता है R = R0 a⁻1/3 होता है। तो इसका मतलब रेडियस का जो रेशियो आएगा R1/R2, तो वो आपका आ जाएगा a1/a2⁻1/3, ठीक है। a1 कितना होगा, तो a1 जो है वो हो जाएगा आपका 32, और a2 जो है वो हीलियम है तो वो हो जाएगा 4 और उसकी पावर 1/3, तो ये 2 आ जाएगा। यानी सल्फर के न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो हीलियम के न्यूक्लियस के रेडियस का डबल होगा, सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी आपको दी हुई है इन सब की, ठीक है, और सबसे स्टेबल पूछ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी तो होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो आप क्या करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो सबकी। जैसे पहला 1s2 की हो जाएगी 2.22/2, दूसरे की हो जाएगी 28.3/4, तीसरी की हो जाएगी 942/56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यूरेनियम की हो जाएगी
1786 डिवाइडेड बाई 235। तो ये आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और मुझे लगता है आयरन की सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आयरन ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बाकी आप सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हो कि आयरन के बाद किसका नंबर होगा, फिर कौन स्टेबल होगा, फिर उससे थोड़ा और कम स्टेबल कौन होगा, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर भी स्टेबिलिटी का क्रिएट कर सकते हो। हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर करता क्या है? मॉडरेटर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, और कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करती हैं। To control the energy release in the reactor, to absorb neutrons and stop the chain reaction, to cool the reactor, to slow down the neutrons to thermal energy. So your answer is D part. न्यूट्रॉन्स को हम स्लो कर रहे हैं, थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो यूरेनियम को तोड़ सकें। अगर बहुत तेज मूविंग, बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा तो वो न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर पाता है, बुलेट की तरह निकल जाता है गिलास में होल मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोबार। तो सिंपल बात है, जिसका मास नंबर सेम होगा वो आइसोबार होंगे। तो ये कौन से? ये दोनों आइसोबार हो गए 30-30। और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आइसोटोप्स हो गए। ये दोनों भी आइसोटोप्स हो गए, ये दोनों भी आइसोटोप्स हो गए। तो ए में ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं, बी भी दोनों आइसोटोप्स हैं, सी भी दोनों आइसोटोप्स हैं, और डी में दोनों आइसोबार्स हैं। द मास इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक एटॉमिक मास यूनिट की के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, और वो कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप सोडियम 24 इज 15 आवर्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7/8 ऑफ द सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप टू डिके। अब 7/8 पार्ट अगर डिके हो गया है तो बचा होगा 1/8 पार्ट, और 1/8 पार्ट बचने में 3 हाफ लाइफ लग जाती हैं। एक हाफ लाइफ में आधा बचता है, अगली हाफ लाइफ में उस आधे का भी आधा यानी 1/4 बचेगा, अगली हाफ लाइफ में 1/4 का भी आधा यानी 1/8 बचेगा। तो 3 हाफ लाइफ मतलब 45 घंटे। डी पार्ट। 92 में कह रहे हैं इफ द हाफ लाइफ जो है वो 10 घंटे दी है, मीन लाइफ कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ में रिलेशन कितना होता है? तो जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ, वो होती है ln2 इंटू मीन लाइफ। ठीक, तो हाफ लाइफ आपको दी है 10 घंटे, और ln2 का मतलब होता है 0.7, अराउंड 0.7। तो 0.7 से डिवाइड करेंगे तो ये मीन लाइफ, एवरेज लाइफ मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगी? मेरे हिसाब से शायद 14 आवर्स के आसपास आ जाएगी, 14.4 आवर्स। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूरेनियम 235 है, फिशन हो रहा है उसका, और 0.1% ओरिजिनल मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितनी एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम अंडरगो फिशन। ठीक, तो पहले ये देखो 1 kg का मतलब 1 kg अगर फिशन होगा तो इसका सिर्फ 0.1% ही मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कितना मास कन्वर्ट होगा? तो 1 kg का 0.1% यानी 10⁻³ kg जो है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? तो मास अगर kg में होता है तो हम mc² का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना मास कन्वर्ट हो रहा है? 10⁻³ kg, और c² जो होगा वो 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। इतने जूल जो है वो एनर्जी लिबरेट होगी। डी पार्ट। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, उसी को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो वो होता है न्यूक्लियस के केस में पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक, वो होता है m-a/a। तो m-a जो है वो मास डिफेक्ट है एटॉमिक मास यूनिट में, और ये पर न्यूक्लियन हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और मास डिफेक्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में तो वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे में 1/16 होने के लिए 4 हाफ लाइफ लग जाएंगी। एक हाफ लाइफ में आधा, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ के बराबर जो टाइम होगा वो 2 घंटे में हो गया। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो एक हाफ लाइफ जो होगी वो 30 मिनट की होगी। एक हाफ लाइफ जो होगी वो 30 मिनट की होगी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए ट्राइटेरियम न्यूक्लियस वी गेट, क्या मिलेगा? तो जरा बना लेते हैं। 1H2 और 1H2 फ्यूज हो रहे हैं।
और ये फ्यूज़ करके ट्राइटियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, यानी 1H3 बना रहे हैं। तो बचा क्या फिर यहाँ पे? तो यहाँ बचा आपका एक प्रोटॉन बच जाएगा, इधर बचेगा और यहाँ 1 नीचे बचेगा, 1 ऊपर बचेगा, तो 1H1 मतलब एक प्रोटॉन बचेगा। ये देखो आप, ऊपर 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हैं, तो ऊपर 4 होना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। नीचे 1 और 1 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा एक प्रोटॉन। आइसोटोप्स हैव द सेम, आइसोटोप्स क्या होता है? उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन 14 डिकेज विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5800 years. In a sample of bone, the ratio of carbon 14 to carbon 12 is found to be 1/4 और what is it in free air? फ्री एयर में जो रेशियो है उसका 1/4 है। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ निकल गई होंगी, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ निकल गई होंगी, और 2 हाफ लाइफ अगर निकल गई होंगी तो 5800 साल जो है एक हाफ लाइफ है, तो 5800 इंटू 2, इतने साल पुरानी वो बोन होगी। तो कितने सेंचुरी हो गई इसमें? तो 2 इंटू 58 सेंचुरीज हो जाएंगी। इसी फॉर्मेट में आंसर है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 58 जो है वो सेंचुरीज हो जाएंगी। द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टन फ्रॉम यूरेनियम, तो ये फ्यूजन नहीं है, फिशन है ये तो। फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, ये है फ्यूजन, हाइड्रोजन फ्यूज कर करके हीलियम बना सकती है। ठीक, तो ये बनेगा आपका। ठीक, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली एज सेम दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। द एटम ऑफ मास नंबर 15 एंड एटॉमिक नंबर 7 कैप्चर्स एन अल्फा पार्टिकल, 7 और 15, तो ये नाइट्रोजन हुआ, फिर 7 15 वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप हुआ, और इसने अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर लिया, तो यानी ट्वाइस He4 इसने कैप्चर कर लिया। और एमिट क्या किया? एमिट किया इसने प्रोटॉन 1H1 एमिट कर दिया। तो बचा क्या होगा? अब यहाँ देखो, नीचे 7 और 2 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, और यहाँ ये 1 है तो 8 बचेगा। एक तो 8 है तो ये ऑक्सीजन ही होगा। ऊपर कितना हो रहा है? तो ऊपर जो हो रहा है वो 15 और 4 19 हो रहा है। अब 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का आइसोटोप बनेगा 818। आंसर क्या बनेगा? 8 डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। सही है पहला। दूसरा, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स टू डिसइंटीग्रेट। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा इतना। ये भी सही है, ये भी आपका ट्रू हो रहा है। थर्ड, एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव डेटिंग। कर सकते हैं, कैन बी, ट्रू। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 50% ऑफ इट्स एवरेज लाइफ। ये गलत है, ये गलत हो गया। जो हाफ लाइफ होती है वो LN2 यानी 0.7 ऑफ एवरेज लाइफ होती है, तो एवरेज लाइफ का 70% जो होती है वो हाफ लाइफ होती है, तो ये गलत हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, इसमें लिखा होगा 1 2 3, आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। इन द रिएक्शन एक्स पूछ रहे हैं, एक्स क्या होगा? वैसे एक्स ठीक है, ये एक्स है। ठीक, तो ऊपर का सम देखते हैं, तो ऊपर 24 और 4 28 है, मास नंबर जो है 28 है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 27, तो ये आंसर बनेगा आपका 27, बी पार्ट। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.001 मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम को जरा एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो 0.001 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे फिर 10⁻³ और ये बन गया मास केजी में, और इंटू सी स्क्वायर होगा 9 × 10⁻16, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू, अब देखते हैं 10 की पावर कितना आ जाएगा, तो ये -3 -9 हो गया, -9 का मतलब यहाँ बचेगा +7। इतने जूल एनर्जी जो है वो आपकी आएगी, बी पार्ट। Nuclear fission experiment show that the neutrons split the uranium nuclei into 2 fragments of about the same size. This process is accompanied by the emission of several neutrons. ठीक है, यूरेनियम को जो हमने तोड़ा था बेरियम और क्रिप्टन बने थे,
और उसमें क्या और निकले थे, उसमें कई सारे न्यूट्रॉन्स निकले थे, 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे। सी पार्ट, थर्मल न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिशन ऑफ यूरेनियम 235। ए पार्ट, मास डिफेक्ट ऑफ एन एटम रेफर्स टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास एनिलेशन, एटम नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। मास एनिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, बी पार्ट। जितना मास डिफेक्ट होगा वो मास जो है वो एनिलेट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी एनर्जी से न्यूक्लियस जो है वो बाइंड होगा, बी पार्ट। क्यूरी जो है, क्यूरी किसकी यूनिट है, तो क्यूरी जो है वो रेट ऑफ डिके की यूनिट है। एनर्जी ऑफ गामा रेज, हाफ लाइफ, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ डिके रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। और 1 क्यूरी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर इतने डिके हो रहे हैं तो 1 क्यूरी उसकी एक्टिविटी मानी जाएगी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। एक स्लो न्यूट्रॉन है और वो यूरेनियम 235 कैप्चर कर ले रहा है और हाईली अनस्टेबल यूरेनियम 236 बन जा रहा है और फिर वो टूट जा रहा है। तो क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो कौन सा आंसर बनेगा, आंसर आपका डी पार्ट। ये रिएक्शन आपको याद ही कर लेनी है।